तो हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस केमिस्ट्री की क्लास में हम क्लास 12th का एक चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो पहले था सॉलिड स्टेट वो अब नहीं रहा। तो पहला चैप्टर जो है सॉल्यूशंस वो हम कवर करेंगे। और सॉल्यूशंस क्या होता है सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि वो एक ही फेज में होना चाहिए। वैसे होमोजेनस मिक्सचर जब भी हम कह देते हैं तो हम एक फेज की ही बात करते हैं। तो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर इन अ सिंगल फेज। सिंगल फेज बोलने का मतलब ये है कि सॉलिड लिक्विड या गैस कोई एक ही तरीके का दिखना चाहिए वो ऊपर से। अच्छा, ये सिंगल फेज जो होगा ये किसका होगा? तो देखिए, किसी भी सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन में देर आर मैनी कंपोनेंट्स। एक दो तीन कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर में जिन सोल्यूशंस की बात करनी है उनका नाम है बाइनरी सोल्यूशंस। बाइनरी सोल्यूशंस। बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सोल्यूशन जिनमें केवल दो कंपोनेंट हो। ठीक है, और उन दो कंपोनेंट्स में से एक को हम नाम देते हैं सॉल्यूट और दूसरे को नाम देते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? ऐसा कंपोनेंट किसी सोल्यूशन का जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम जनरली सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। अगर बाइनरी सोल्यूशन नहीं है, कोई और सोल्यूशन है, मतलब दो से ज्यादा कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, तब भी उसमें एक सॉल्वेंट होगा जो सबसे लार्जर क्वांटिटी प्रेजेंट है। उसके अलावा जो भी छोटी छोटी क्वांटिटी में चीजें प्रेजेंट हैं उनको हम वहां पे भी सॉल्यूट कहेंगे। लेकिन अभी हमें बाइनरी सोल्यूशन की बात करनी है। तो ये जो सिंगल फेज है ये एक्चुअली किसका फेज होता है? ये सॉल्वेंट का फेज होता है। तो सॉल्वेंट जिस फेज में है सोल्यूशन का भी फेज वही होता है। तो अगर आपको कोई लिक्विड सोल्यूशन दिख रहा है इसका मतलब कि उसका सॉल्वेंट लिक्विड है, लेकिन उसका सल्यूट भी लिक्विड है ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करें तो ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी बना सकते हैं सॉल्यूशंस की। पहली कैटेगरी होती है सॉलिड सॉल्यूशंस, दूसरी होती है लिक्विड सॉल्यूशंस, और तीसरी होगी गैशियस सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस है। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैशियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और गैशियस में सॉल्वेंट गैस होगा। अच्छा, लेकिन इसमें सॉल्यूट क्या हो सकता है? तो सॉल्यूट तीनों हो सकता है ना। सॉलिड अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे तीन कैटेगरीज आ जाएंगी फिर से। सॉलिड इन सॉलिड, है ना, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। यहाँ पे तीनों में ही जो सॉल्वेंट का फेज मैंने रखा है वो सॉलिड है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी आप तीन कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड, ओके, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। सिमिलरली गैशियस सोल्यूशन के भी तीन कैटेगरी आप बना सकते हैं। गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 9 टाइप की सॉल्यूशंस हो जाएंगे हमारे। ठीक है, हमने ब्रॉडली पहले तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया सॉल्यूशन को, और हर एक क्लासिफिकेशन की तीन अदर क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन उनका सॉल्यूट क्या है। तो इस वजह से टोटल 9 टाइप की सॉल्यूशन है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर में हमें मेजरली लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करनी है। इनके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज इन वाटर। सॉलिड है, लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं तो आपको फिर ग्लूकोज दिखाई नहीं देता, आपको केवल वाटर दिखाई देता है, क्योंकि सॉल्वेंट का फेज वही है ना, लिक्विड है, तो लिक्विड ही दिखाई देता है आपको। लिक्विड इन लिक्विड की अगर आप बात करेंगे तो एल्कोहल इन वाटर, है ना, दोनों लिक्विड है, लास्ट में आपका जो फेज होता है वो लिक्विड ही रहता है। गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल O2 डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना वाटर में, कम क्वांटिटी में होता है बट होता है, इसी वजह से एक्वेटिक सिस्टम सरवाइव कर पाता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स
प्रेजेंट स्पीशीज प्रेजेंट है वो सारे इसी वजह से सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उनको मिलता रहता है जो डिजोल्व रहता है पानी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड सोल्यूशन के जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरीके से सॉलिड और गैशियस सोल्यूशन के भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल एक दो और बता देता हूं मैं, जैसे गैस इन गैस का आप देख सकते हैं, O2 एंड N2 का आप मिक्सचर ले लीजिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी एक सोल्यूशन है, गैशियस सोल्यूशन है, गैस इन गैस का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब जब हमें इस चैप्टर में बहुत सारे सोल्यूशन से डील करना होगा तो हमारे लिए एक और जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसका नाम होगा कंसंट्रेशन। तो जब भी आप किसी सोल्यूशन को बनाएंगे, और हम जनरली लिक्विड सोल्यूशन को ही बनाएंगे, तो लिक्विड सोल्यूशन को बनाने के लिए आपको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट ऐड कर रहे हैं या किस तरीके का, किस कंसंट्रेशन का आप सोल्यूशन बना रहे हैं। तो इस वजह से हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ओके। कंसंट्रेशन टर्म्स आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। हम जो यहाँ पे कंसंट्रेशन, टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होगी हमारी मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और लास्ट पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमारे लिए काम के हैं और जो हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। और हमारा पहला टॉपिक होगा मोलैरिटी, ओके। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी, मोलैरिटी की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, या डिजॉल्व लिख सकते हैं आप, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए कुछ नोटेशंस मैं आपको बता देता हूँ। दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, एक होगा ए और एक होगा बी। ए हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट को हमेशा, और बी रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से, ठीक है। तो कहीं पे भी एन और सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और एन सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ओके। अब मोलैरिटी का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल एम। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज एन बी, क्योंकि सॉल्यूट इज बी, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड V is वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम को हमने लीटर में ले रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब गिवन मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो W जहां पे भी हम लिखेंगे वो हमें गिवन मास बताएगा, ठीक है। W गिवन मास या गिवन वेट, ठीक है। अब WA लिखा हुआ है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, WB लिखा हुआ है तो गिवन मास ऑफ, सॉरी, WA लिखा हुआ है तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और WB लिखा हुआ है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ओके। और मोलर मास को भी हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके सब्सक्रिप्ट में कुछ भी लगा रहेगा, MA या फिर MB।
तो mb जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ma रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे अगर, तो गिवन मास है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए गिवन मास जो होगा वो WB हो जाएगा, क्योंकि W इज रिप्रेजेंटेशन फॉर गिवन मास एंड B इज द सबस्क्रिप्ट फॉर सॉल्यूट, डिवाइडेड बाई MB मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके, इसको अगर जनरली जब भी हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, लीटर्स में बहुत ही कम सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, और जनरली जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो ml में गिवन होगा, तो इस वजह से हम इस फॉर्मूले को ml के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको अगर वॉल्यूम ml में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि लीटर और ml में कन्वर्जन का फैक्टर 1000 होता है, तो अगर यहाँ पे मैं लीटर को ml में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी का, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास एक और चीज क्या है बढ़िया यहाँ पे समझने वाली, वो ये है कि मोलैरिटी जो है क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है? मोलैरिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि हाँ है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा चुका है। ठीक है, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि देखिए हमेशा हम एक थंब रूल याद रखेंगे कि जब भी किसी फॉर्मूले में वॉल्यूम आपको दिख गया, ठीक है, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए वैलिड है, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में आपको वॉल्यूम दिख रहा है वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी वजह से मोलैरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यूनिट की अगर बात कर लें, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो देखिए फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल। ठीक है, मोल इज यूनिट, यूनिट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का लीटर, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? मोल पर लीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट फॉर मोलैरिटी। अच्छा, वॉल्यूम के लिए लीटर के अलावा भी तो होती है ना कोई यूनिट, है ना? वॉल्यूम के लिए हम ये भी तो लिखते हैं ना, डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, तो इस वजह से इसको हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ओके, और इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में जनरली केवल कैपिटल एम लिख करके दिया रहता है। ठीक है, तो अगर आपको वो कहीं पे भी बोलेगा कि 0.1 कैपिटल एम, ऐसा लिख देगा 0.1 एम, इसको बोलते हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन। 0.1 मोलर सोल्यूशन हमें क्या बता रहा है कि 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से ये यूनिट की रिप्रेजेंटेशन है फॉर मोलैरिटी। ठीक है, तो ये पूरी मोलैरिटी का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, जो है हमारे लिए मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है या डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे देखिए क्या चीज ध्यान देने वाली है, पहले से क्या चेंज हुआ है? सॉल्वेंट आ गया और kg आ गया, मतलब मास आ गया। पहले क्या था देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे पहली बात तो लीटर था और दूसरी बात की सोल्यूशन था। ठीक है, वॉल्यूम था और सोल्यूशन था, वो चेंज होकर के क्या बन गया है? केजी, मतलब मास, और सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज NB डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं गिवन मास को W से, और सॉल्वेंट है इसलिए A। ओके, और ये किस में है? इसकी यूनिट है केजी। ओके,
फिर से एक्सपेंड करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स को, अगर तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ओके, मल्टीप्लाइड बाई WA, केजी है। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो हमको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोलैलिटी की हमारी मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA इन ग्राम्स, ओके। अब मोलैलिटी में अगर मैं पूछूं कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, तो जवाब होगा कि नहीं, नहीं है भाई, क्योंकि इसमें वॉल्यूम हमें दिख रहा है क्या, इसमें वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, इसमें मास। तो इस वजह से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर मोलैलिटी की यूनिट की बात की जाए तो देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मोल, मास इज केजी, सो मोल पर केजी, ये आपकी यूनिट हो जाएगी मोलैलिटी की, या इसको सिंपली स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मोलैरिटी को कैपिटल M और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी यूनिट्स को भी सेम उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये उसकी यूनिट है मोल पर केजी। तो ये है मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए ध्यान में रखना है कि मोलैरिटी इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, एंड व्हेनेवर देयर इज वॉल्यूम हम बात करेंगे सोल्यूशन की, ठीक है। वेयर एज अगर हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं तो मोलैलिटी में हम मास की बात करते हैं, और मास किसका होता है, वो सॉल्वेंट का होता है, सोल्यूशन का नहीं, यहाँ पे लेंगे, ठीक है। मास सॉल्वेंट, और मोलैरिटी में वॉल्यूम सोल्यूशन, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट अपने कंसंट्रेशन टर्म पे चलेंगे, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, इसको x या काई से रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन हम दोनों कंपोनेंट्स का निकालेंगे, दोनों कंपोनेंट के टर्म्स में। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हमें सॉल्यूट निकालना है तो इट इज सिंपली अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है सॉल्यूट के, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इन्हीं की रेशियो को हम क्या बोल देंगे कि ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाई NT बोले तो total number of moles, NB is number of moles of solute and NT is total number of moles, total number of moles। तो NT, क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन लेके चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो बाइनरी सोल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, तो हम NT की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Na प्लस NB लिख सकते हैं, Na प्लस NB, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, उन दोनों के मोल्स को ऐड कर दिया तो टोटल मोल आ गए, ओके। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए XA अगर आप निकालना चाहें तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, है ना, Na प्लस NB। अच्छा, यहां पे एक खास बात क्या है, कि अगर आप XA, बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, ये XA और XB को ऐड करें, तो XA और XB को ऐड करिए जरा, NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये है Na प्लस NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, दैट इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी बाइनरी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A दैट इज सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B दैट इज सोल्यूट, उनको अगर आप ऐड कर देंगे तो दैट विल ऑलवेज गिव यू 1, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और क्योंकि यहाँ बाइनरी कंपोनेंट, दो ही कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब उनको आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1 ओनली, ठीक है। इन केस अगर आपके पास बाइनरी सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, तो आप उन तीनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 4 कंपोनेंट है तो चारों को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट गैस कर सकते हैं आप लोग, हैं, ये हो जाएगा आपका यूनिट लेस, ये हो जाएगा यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स हैं और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे लिए एक न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट चीज है
कि जब भी आपको कोई बाइनरी सोल्यूशन दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको एक्स ए और एक्स बी दोनों की जरूरत पड़ जाए, किसी बाइनरी सोल्यूशन में आपको एक्स ए और एक्स बी दोनों की जरूरत पड़ रही है, निकालना पड़ रहा है, तो आप दोनों कभी नहीं निकालेंगे, आप हमेशा कोई एक निकालेंगे और दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक्स बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, टाइम वेस्ट को बचाने के लिए हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम करेंगे, ठीक है। किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और दूसरे का निकालने के लिए उसको 1 में से माइनस कर देंगे, गिवन दैट वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है मोल फ्रैक्शन, जो हमारा तीसरा कंसंट्रेशन टर्म था। आगे चलेंगे तो हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हमेशा मोलैरिटी से रिलेट करके देखना चाहिए। देखिए कैसे, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे केवल क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। हमें समझना है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है, यही हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इसको फिर से मोलैरिटी से रिलेट करके देखिएगा, वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे था नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब मोलर मास की जगह पे केवल क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मोलर मास की जगह पे केवल आ गया इक्विवेलेंट मास। अच्छा, अब लेकिन इक्विवेलेंट मास भी हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे निकालेंगे भाई। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब हमें एन फैक्टर भी नहीं बताया क्या होता है, तो एन फैक्टर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एन फैक्टर, देखिए एन फैक्टर अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग केमिकल स्पीशी के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जिनकी हमें जरूरत है मैं उनका यहाँ पे लिख रहा हूं। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी फॉर एसिड्स। अगर कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी उसका एन फैक्टर है। अब बेसिसिटी क्या होता है अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बेसिसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। किसी भी एसिड में जितने H प्लस आयंस रिप्लेसेबल है, मतलब जितने वो डोनेट कर सकता है H प्लस, वही उसकी बेसिसिटी होती है और वही उसका एन फैक्टर होता है, ओके। एन फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी फॉर बेसिस। बेसिस के लिए उनकी एसिडिटी, एसिडिटी मींस जितने OH माइनस वो डोनेट करते हैं वही उनकी एसिडिटी होती है, और बेसिस के लिए उनकी एसिडिटी ही उनका एन फैक्टर होता है, ठीक है। एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी फॉर एलिमेंट्स। अगर कोई एलिमेंट गिवन है तो उसके लिए उसकी वैलेंसी ही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फॉर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के लिए किसी भी सॉल्ट में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे, और कैटायन और एनायन के जो चार्जेस होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, तभी एक न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट बन पाएगा, ठीक है। अगर अनइक्वल होंगे तो हमेशा वो आयन के फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अभी हम सॉल्ट की अगर बात करें तो कैटायन और एनायनिक चार्जेस बैलेंस्ड हैं, मतलब इक्वल हैं, तो कोई भी कैटायनिक या एनायनिक चार्जेस में से किसी एक को आप देख लेंगे कि कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं, सबका एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। एन फैक्टर इज इक्वल टू, एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फॉर
फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज होगा एंड हेंस वो दूसरे को रिड्यूस करेगा एंड हेंस वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर हम इतना याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्मेलिटी निकालने में कभी भी, ठीक है। तो एलिमेंट के लिए वैलेंसी, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेसिस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दैट आर प्रेजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट गेन्स, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट लूजेस पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वही उनका एन फैक्टर हो जाएगा। अब एन फैक्टर जैसे ही हमें पता चल जाएगा उसको हम यहां पुट करेंगे, इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट मास को यहां पुट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होंगे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, वही किसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर मैं आपको एन फैक्टर के एग्जांपल बता दूंगा। तो देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना नीचे लीटर में, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये सॉल्यूट का ही है, ठीक है ना, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास को मैं लिख दे रहा हूं, गिवन मास को डब्ल्यू बी ही तो लिखते हैं, क्यों, गिवन मास को तो डब्ल्यू बी लिखते हैं, तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास को मैं अभी ई बी लिख रहा हूं, ठीक है, ई बी मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आया ना हमारे पास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोलर मास इज एमबी। तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एमबी, इक्विवेलेंट वेट इज एमबी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एमबी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा ना, है कि नहीं, एन फैक्टर इंटू डब्ल्यू बी। अच्छा अगर ये वॉल्यूम जो है इसको मैं किस में ले लूँ, ml में, तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी का ओवरऑल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एन फैक्टर इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम इन ml। अब इसको फिर से रिलेट करिए मोलैरिटी के साथ। तो अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था, मोलैरिटी वॉज गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000, ठीक है। और यहाँ पे आपको केवल क्या चेंज देखने को मिल रहा है, एक एन फैक्टर। हेंस वी कैन राइट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो आप किसी भी सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी, अगर आपको मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, जो सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है उसका बस एन फैक्टर जानना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया आपको, उसको आपको बस जज करना है कि वो क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, उसके हिसाब से आप उसका एन फैक्टर निकालिए, उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करिए, आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। अगर मोलैरिटी गिवन है तो, अगर मोलैरिटी आपको गिवन नहीं है तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन मास, मोलर मास, ये सब गिवन होगा, एन फैक्टर आपको पता होगा, वॉल्यूम पता होगा, तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मुझे एन फैक्टर के कुछ एग्जांपल बताने थे तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एन फैक्टर के कुछ एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपको। जैसे एसिड्स के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे एन फैक्टर कैलकुलेशन, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन। एसिड्स के लिए कैसे करेंगे, जैसे HCl है हमारे पास, है ना, HCl में कितने H+ है जो लूज हो सकते हैं, एक ही है,
तो इसके लिए n फैक्टर इज इक्वल टू 1 क्योंकि बेसिसिटी इज 1। ओके, H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 के लिए n फैक्टर विल बी 2। H3PO4 की बात करेंगे तो इसमें 3 ऐसे H प्लस हैं जो वो डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से H2CO3 की बात करेंगे, कार्बोनिक एसिड, तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 क्योंकि वो 2 H प्लस है जो लूज कर सकता है। ये सारे एसिड्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे H3PO3 की तो इसके लिए n फैक्टर आप गेस करिए। अगर आपने 3 गेस किया है तो वो गलत है। देखिए मैंने बोला कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, है ना। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, नॉट द टोटल नंबर ऑफ H प्लस जो आपको दिख रहा है या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो दिख रहा है, ठीक है ना, वो नहीं है। H3PO3 जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है और इस स्ट्रक्चर में ये 2 हाइड्रोजन ही केवल हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इनको ही ये केवल लूज कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो इनमें से कोई एक लूज करा दिया मैंने तो ये बन जाएगा, या दोनों ही लूज करा दिया तो O पे नेगेटिव और यहाँ पे भी O पे नेगेटिव ऐसा बन जाएगा। दोनों H प्लस अगर लूज कर दिया तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है ना, और मोर ओवर यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। तो वो H प्लस वो डोनेट कर सकता है, लेकिन ये वाला जो H है ये कभी वो डोनेट नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, फॉस्फोरस पे, और फॉस्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है, और वहां पे उसको रेजोनेंस भी नहीं मिलेगा। तो दैट विल बी अनस्टेबल होगा वो नेगेटिव चार्ज, और इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा और इस वजह से वो H प्लस कभी लूज नहीं होगा, और वो H प्लस लूज नहीं होगा मतलब वो रिप्लेसेबल नहीं है। हेंस इसका n फैक्टर विल ओनली बी 2 एंड नॉट 3। तो हमेशा हमें अपने आंख और कान खुले रखने हैं कि जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो सारे रिप्लेसेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1, एक ही H प्लस लूज करता है। वो जो CH3 में होते हैं 3 हाइड्रोजन वो बस होते हैं, ठीक है ना, वो रिप्लेस नहीं होते। तो इस वजह से केवल ये एक हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होने वाला है, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे आएगा और वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड भी होगा। इस वजह से वो ज्यादा अच्छा नेगेटिव चार्ज होगा और वो रिप्लेस हो पाएगा, और ये वाला जो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये रिप्लेस नहीं होगा, इसका n फैक्टर 1 ही होगा। तो हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है कि वो हाइड्रोजन्स जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो रिप्लेस आप कर देंगे, वही उसका n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। ओके, एसिड्स की ये बात हो गई। सिमिलरली आप बेसिस की भी बात कर सकते हैं, बेसिस की और सॉल्ट के भी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। बेसिस के लिए आप करेंगे अगर, तो बेसिस के लिए जैसे आपके पास है MgOH होल ट्वाइस, तो इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। NaOH है कितनी हो जाएगी, n फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। KOH है कितनी हो जाएगी, n फैक्टर की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ठीक है। अगर सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, जैसे NaCl है, तो NaCl में Na पे कितना चार्ज है, Na पे 1 प्लस चार्ज है और Cl पे 1 माइनस चार्ज है। दोनों चार्जेस इक्वल हैं। अभी मैंने बताया कि सॉल्ट जब फॉर्म होगा तो दोनों चार्जेस इक्वल होंगे, तो आपको कोई भी एक जज कर लेना है, ठीक है। तो जैसे Na प्लस 1 चार्ज है तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपको MgCl2 लिखा हुआ है तो MgCl2 में क्या प्रेजेंट है, Mg2 प्लस है और Cl माइनस है। कितने Cl माइनस है, 2 Cl माइनस, ठीक है। तो Mg पे 2 प्लस है ना, तो n फैक्टर 2 होना है। या फिर ऐसे भी देख लो कि Cl पे 1 माइनस है लेकिन कितने टोटल Cl हैं, 2 Cl हैं, तो 2 माइनस हो गया। तो इस वजह से इसका भी n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी n फैक्टर की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली आप Al2SO4 होल थ्राइस का भी बता सकते हैं। एक बार इसको ट्राई करिए, मैं बता रहा हूं बट आप ट्राई करके फिर आंसर मैच करिएगा। n फैक्टर इसका अगर आपको निकालना होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे तो Al पे 3 प्लस है और SO4 पे 2 माइनस, एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है, सल्फेट पे 2 माइनस होता है। कितने Al हैं, 2 Al हैं, और सल्फेट कितने हैं, वो 3 है, ठीक है। तो अगर एक Al पे 3 प्लस है और टोटल 2 Al है, मतलब कितना प्लस हो गया, 6 प्लस चार्ज हो गया ना। तो इस वजह से n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n फैक्टर विल बी 6। सिमिलरली सल्फेट पे भी आप देखेंगे 2 माइनस है, ठीक है, सल्फेट पे 2 माइनस है और कितने सल्फेट है टोटल, 3 सल्फेट है, तो इसके लिए भी n फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो ये हमेशा इक्वल ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो सॉल्ट है तो इक्वल आएंगे, आपको केवल कोई एक देख लेना, ठीक है। ये सॉल्ट्स के लिए हो गया। किसी एलिमेंट के लिए जैसे अगर सोडियम के लिए लेना है तो n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1, अगर कैल्शियम के लिए लेना है तो n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी ही जो है वही इनका n फैक्टर आपको बता देगी। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करते हैं
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो होता है MnO4 माइनस, ठीक है, KMnO4 या MnO4 माइनस। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूस हो जाता है Mn2 प्लस तक, ठीक है। अभी ये होता है +7 में, यहाँ पे +7 में होता है ये, और ये +2 में चला जाता है, और इस वजह से वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कितना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा +7 से +2 जाने के लिए, +7 से +2 जाने के लिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, और इसीलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5। एसिडिक मीडियम में ये ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। बेसिक मीडियम में डिफरेंट होता है, तो वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, आपने रेडॉक्स में प्रोबेबली पढ़ा होगा ये बात, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, ओके। तो ये है एन फैक्टर कैलकुलेशन और नॉर्मेलिटी। आई होप कि आपको नॉर्मेलिटी समझ में आई होगी। नॉर्मेलिटी एक बहुत ही बेहतरीन कंसंट्रेशन टर्म है जो हमारे लिए रिएक्शंस में ज़्यादा काम आती है, क्योंकि अगर आप देखें तो रिएक्शंस में कोई एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट से कितना रिएक्ट करेगा ये हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे HCl है वो NaOH से रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है क्या, वो बनाता है NaCl प्लस H2, ठीक है। लेकिन यही HCl या यही NaOH जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Na2SO4 और H2O। इन दोनों रिएक्शंस की खास बात क्या है, देखिए ये बैलेंस्ड है रिएक्शन ऑलरेडी, ठीक है ना, सारे एक एक मोल है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, है ना, और कहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये भी एक एसिड है ना, और ये भी एक एसिड है। एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, सॉल्ट और वाटर बना, एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, सॉल्ट और वाटर बना, दोनों में। लेकिन सेम बेस यहां पे एसिड के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, और सेम बेस यहां पे एसिड के ½ मोल से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके 2 मोल लग रहा है ना, इसका अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल है, तो इसका मतलब कि अगर इसका 1 मोल लोगे तो ये आधा लगेगा, ठीक है, आधा मोल लगेगा, ओके। या फिर आप ऐसे कहिए कि अगर इसका 2 मोल है तो ये 1 लग रहा है, इसका 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, यहाँ पे 1:2 का रेशियो है। ऐसा हो रहा है अगर, इसका मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स सेम हो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के, ऐसा आप कह नहीं सकते, वो डिपेंड करेंगे बहुत बार, ठीक है। लेकिन the thing which is always constant is number of gram equivalents। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होती हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे, यही तो हमने पढ़ा था ना नॉर्मेलिटी में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। किसी भी रिएक्शन में जब 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो एक बच जाएगा, फिर एक्सेस रिएजेंट वाला केस आ जाएगा, उसको अगर छोड़ते हैं। अगर एक परफेक्ट रिएक्शन हो रही है तो 2 रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होंगे, और इसी वजह से नॉर्मेलिटी जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको फिर वो लफड़े में नहीं पड़ना पड़ता कि कितना इसका 2 मोल लगेगा, 3 मोल लगेगा, ये सब नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज ऑलवेज इक्वल। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका क्या है, तो वो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लीजिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए इधर, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में हमने बोला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इज नॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम जो है ना वो हमेशा फिक्स रहेगा 2 रिएक्टेंट्स के लिए, और इसीलिए आपने शायद ये इक्वेशन पढ़ा होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये यहीं पे लगता है जब 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होंगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, N इंटू V। तो N इंटू V हमेशा बराबर होगा N1V1 N2V2 के बराबर होगा, नो मैटर वॉट, अगर रिएक्शन हो रही है तो, ठीक है। तो जब रिएक्शन खत्म होगी तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हम ये अक्सर ये लगाते थे रिएक्शन, ये इक्वेशन, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे हम टाइट्रेशन वगैरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। इसी तरीके का एक और फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर M2V2, लेकिन वो फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि n फैक्टर विल प्ले अ रोल। अगर दोनों के 1-1 मोल हैं तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर ये वाली रिएक्शन है जो अभी मैंने H2SO4 वाली लिखी, इसमें अगर आपने M1V1 बराबर M2V2 लगा दिया तो आपका खेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके के रिएक्शंस में हम N1V1 बराबर N2V2 ही लगाएंगे, और इसीलिए नॉर्मेलिटी इज मोर डिपेंडेबल देन मोलैरिटी जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है।
बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से आप यूज करते रहेंगे जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म कर लिए हैं, 5वां कंसंट्रेशन टर्म जो होगा हमारा, अब इजी इजी कंसंट्रेशन टर्म्स है, जैसे मास परसेंट, है ना। मास परसेंट क्या होता है, ये बचपन में पढ़ा था। मास परसेंट क्या होता है, W बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। परसेंट W बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट बोले तो किसी भी कॉम्पोनेंट का निकाल सकते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट का निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट लिख देंगे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सिंपली जैसे आप अपना परसेंटेज निकालते हैं गंदा सा, वैसा ये भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, V बाई वी परसेंटेज क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट बोले तो फिर से सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी निकालना हो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। सेम परसेंटेज वाला फॉर्मूला, ओके। एक और इसी का मिलता जुलता भाई है, उसका नाम है मास बाई वॉल्यूम, है ना। 7th नंबर, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम को W बाई वी से रिप्रेजेंट कर देंगे अपन, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके। मास बाई वॉल्यूम, ये तीनों जो हैं एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या यूज कर रहे हैं, मास यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, या मास और वॉल्यूम दोनों यूज कर रहे हैं, उस तरीके से परसेंटेज निकालने का तरीका है ये आप किसी भी कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हैं। और जब आप एक कंपोनेंट के लिए निकाल लेंगे तो दूसरे के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 100 में से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज की फाइनल वॉल्यूम 100 ही होनी है, दोनों को मिलाकर के 100 होना है। जैसा मोल फ्रैक्शन में दोनों को मिलाकर के 1 हो रहा था, वैसे यहाँ पे दोनों को मिलाकर के 100 होगा। तो अगर आपने एक निकाल लिया है तो दूसरे का परसेंटेज क्या होगा, 100 माइनस पहले वाले का परसेंटेज, ठीक है। तो ये है हमारे 5, 6 और 7 नंबर वाले। और इसी के साथ एक 8 नंबर वाला भी जो था हमारा, उसका नाम था पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीपीएम भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, बहुत वाइडली यूज्ड नहीं है, बट यूज्ड है इन केसेस जहाँ पे ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट जो हमारा टारगेट है, ठीक है। जो भी जिसको भी हम निकालना चाह रहे हैं, जिसका कंसंट्रेशन अगर वो बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब निकालने लगेंगे तो बहुत पॉइंट में वैल्यूज आती हैं, इनसिग्निफिकेंट लगने लगता है। इस वजह से हमने एक नया कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे पढ़ना है जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बस हमें ये बताता है कि किसी भी कंपोनेंट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सैंपल। अगर सैंपल में टोटल 1 मिलियन पार्ट्स हैं, जैसे परसेंटेज था, तो परसेंटेज में 100 थे टोटल, उसमें से अपना कंपोनेंट कितना है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका परसेंटेज है। सिमिलरली पार्ट्स पर मिलियन क्या है कि 1 मिलियन अपना टोटल है सैंपल, उसमें से अपना कंपोनेंट कितना है जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसका पीपीएम का फॉर्मूला हो जाता है सिंपल सा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट लिख दो, ठीक है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है ना, जितने भी हैं उनको ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ बस 10⁻⁶ मिलियन। 1 मिलियन में निकालना है ना हमें, यहाँ पे सैंपल क्या था हमारा 100 का परसेंटेज था, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, जो प्रेजेंट जो हमारा सैंपल होगा टोटल उसमें कितना प्रेजेंट है, दैट इज पीपीएम, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज वाटर में जनरली प्रेजेंट, जैसे फ्लोराइड का कंटेंट कितना प्रेजेंट है पानी में, क्लोराइड का कंटेंट कितना प्रेजेंट है, या जनरली ऑक्सीजन भी कई बहुत कम डिजॉल्व होता है तो ऑक्सीजन भी कितना प्रेजेंट है किसी वाटर सैंपल में, इसको निकालने के लिए हम अक्सर पीपीएम यूज करते हैं ओवर अदर कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो आज हमें डिस्कस करना था। इसके अलावा जो एक और चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है कि कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ही 2024 में ही जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था इंटर कन्वर्जन का, मोलैरिटी और मोलैलिटी का इंटर कन्वर्जन का, ठीक है।
तो एक हमारे पास लॉन्ग रूट होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी के इंटरकन्वर्जन का, और दूसरा होता है एक फॉर्मूला जो आप याद कर सकते हैं। लॉन्ग रूट क्या होता है, तो देखिए मोलैरिटी में क्या है, मोलैरिटी में वॉल्यूम है, और मोलैलिटी में क्या है, मोलैलिटी में मास है, ठीक है। और वॉल्यूम और मास को रिलेट कौन करता है, वो है डेंसिटी। तो जब भी आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी का कन्वर्जन दिया जाएगा तो उसके साथ आपको हमेशा डेंसिटी गिवन होगा क्वेश्चन में, वो डेंसिटी होगा सोल्यूशन का। आपको हमेशा अपने आंख कान खोल करके रखना है कि वॉल्यूम सोल्यूशन का है, डेंसिटी सोल्यूशन का है, लेकिन मोलैलिटी में जो आपको मास यूज करना है वो सोल्यूशन का नहीं है, वो सॉल्वेंट का है। तो इस वजह से वहां पे एक लंबा रूट हो जाता है आपको मोलैरिटी से मोलैलिटी के कन्वर्जन का। किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे कि कैसे हम बिना फॉर्मूले को यूज किए भी निकाल सकते हैं। बट आज के लिए ये फॉर्मूले हैं जो आप नोट कर सकते हैं कन्वर्जन्स के लिए। इंटर कन्वर्जन्स कैसे करेंगे, तो इंटर कन्वर्जन्स करने के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी का इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो स्मॉल m इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज 1000 इंटू एम, ये m क्या है, m इज मोलैरिटी, d इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ओके, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है ये। m is molarity again and mb is molar mass, molar mass of solute, molar mass of solute, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगा देंगे 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 d माइनस mmb, तो आपको मोलैलिटी मिल जाएगी। मोलैरिटी आप इसमें पुट कर रहे हैं, मोलर मास आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होना चाहिए, तो आपको मोलैलिटी मिल जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, तो मोल फ्रैक्शन की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि मोल फ्रैक्शन में क्या हुआ था। मोल फ्रैक्शन वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिजायर्ड वाला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, यही तो था मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स है ना केवल, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम आया क्या इसमें, नहीं आया। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं आया तो मतलब मास है अपने पास, और मोलैलिटी में भी मास ही है सॉल्वेंट का, तो वॉल्यूम तो आया ही नहीं कहीं, तो इसका मतलब डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 XB, मतलब XB बोले तो XB इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent, okay, and Ma is molar mass, Ma is molar mass of solvent, Ma is molar mass of solvent। तो अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन आपको पता है, तो 1000 XB डिवाइडेड बाई XA इंटू MA। इन केस आपको केवल XB गिवन है, XA नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे XB को, तो क्या मिल जाएगा, XA मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ओके। और तीसरा जो कन्वर्जन है हमारे पास वो है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का। तो सिमिलरली मोल फ्रैक्शन में केवल मास था, मोलैरिटी में केवल मोलैरिटी में वॉल्यूम था, तो इसका मतलब कि फिर से हमें किसकी जरूरत पड़ जाएगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रहा डेंसिटी, तो ये है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। MA और MB क्या है, मोलर मासेस, मोलर मास है ऑफ A मतलब सॉल्वेंट, एंड ये मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एंड XA इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये है हमारा कंसंट्रेशन टर्म का इंटर कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में और भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स से। और इसके साथ ही मुझे 2-3 और चीज़ें जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो होगा अभी जो हमने नॉर्मेलिटी वाली बात डिस्कस करी, ग्राम इक्विवेलेंट्स वाली, उसको थोड़ा और समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। और इसके साथ ही M1 V1 का यूज़ कहाँ होगा, जिसको हम लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहेंगे, वो कहाँ यूज़ होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे हम, और इस जितनी भी थियरीज हमने पढ़ी हैं इनको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो थियरीज पढ़ानी थी मुझे कंसंट्रेशन टर्म में, ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद जो सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में आपके टॉपिक्स हैं वो है हेनरीज लॉ, जिसमें आप गैसेस का डिसोल्यूशन पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर, राउल्ट्स लॉ जिसमें आप लिक्विड का डिसोल्यूशन पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर, ठीक है, और सॉलिड का भी पढ़ लेंगे लिक्विड के अंदर। इसके बाद आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर का बहुत बड़ा चंक है, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।